नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है का भाग 2। इससे पहले भाग 1 में हमने इसकी शुरुआत कर चुके हैं और आज यह इसकी दूसरी कक्षा है। यह निबंध आपकी नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सिलेबस में है। साथ ही विभिन्न राज्यों में बीए और एमए के सिलेबस में भी यह निबंध लगा हुआ है। लेकिन इस निबंध को पढ़ने से भी ज़्यादा समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि निबंध को बार बार पढ़ने पर भी इसका मूल अर्थ हम ग्रहण नहीं कर पाते। फलस्वरूप परीक्षा में प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो गलत हो जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में से गद्यांश और स्थापना एवं तर्क वाले बहुत से प्रश्न आप हल कर सकते हैं इन निबंधों के माध्यम से। पिछले पुराने पेपर आप उठाकर देखिए, स्थापना और तर्क वाले अधिकांश प्रश्न आपको आचार्य शुक्ल के निबंधों में से मिल जाएंगे। अब अलग से आपको ये मेहनत नहीं करनी है, ये सारी मेहनत मैंने कर ली है। रजिस्टर में आप सबके लिए जितने भी स्थापना और तर्क वाले प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन सभी का संकलन एक जगह मैंने कर दिया है। बस आपको जाना है, चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करनी है, उसमें स्थापना और तर्क वाली प्लेलिस्ट निकालिए और वहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए। निरंतर इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, अर्थात कहाँ से लिए जाते हैं और इनको हल किस प्रकार करना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे शुक्ल जी के निबंध कविता क्या है। कल की कक्षा में हमने कविता क्या है, मानव जीवन में कविता किस प्रकार अपना प्रभाव डालती है और कवि का कर्म क्या होना चाहिए, ये सभी जो तथ्य हैं हमने कल की कक्षा में जाने थे। और कविता और सभ्यता इन दोनों का क्या संबंध है, इसको भी हमने कल की कक्षा में जाना था। और आज की कक्षा में हम जानेंगे कविता और सृष्टि प्रसार, यानी कविता का सृष्टि के प्रसार में क्या कोई योगदान है अथवा सृष्टि का कविता से क्या संबंध है। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम इस पैराग्राफ के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, काफ़ी लंबा निबंध है, इसलिए सभी तथ्यों को अलग अलग पैराग्राफ में बांटकर ही हम समझेंगे, ताकि हम सही प्रकार समझ पाएँ कि किस पैराग्राफ में क्या बात हमें समझाई गई है। इससे होगा ये कि आगामी जब भी किसी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे गद्यांश के रूप में, चाहे स्थापना एवं तर्क के रूप में, अथवा सीधे सीधे पंक्ति एवं कथन के रूप में, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। साथ ही साथ इस वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसको आप दबाइए, रेड कलर से जो लगा हुआ है उसको। साथ ही साथ घंटी के साथ ऑल वाला ऑप्शन आप प्रेस कीजिए, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल पर उपलब्ध प्लेलिस्ट में अधिकतर रचनाएं जो आपके सिलेबस में लगी हुई है मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। निरंतर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए और सिलेबस के अनुसार जो आपकी रचनाएं कंप्लीट आप करते जाओ प्लेलिस्ट में से, उसको आप अपना जो सिलेबस है आपके पास उसमें टिक करते जाइए, ताकि जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं, आपकी नेट परीक्षा की यूनिट नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास भी और गद्य विधाएँ भी, पूरी एक छोटी सी पुस्तक है नोट्स के रूप में, जो कि शुक्ल और नगेंद्र दोनों के इतिहास ग्रंथ पर आधारित पुस्तक है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास वो मैं करवा चुकी हूँ, वो भी प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। कुल मिला के आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, निश्चित ही आपके जो तैयारी है शीघ्र ही पूरी हो जाएगी प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है, इसीलिए प्लेलिस्ट को मैंने बिल्कुल अलग तरीके से सेट कर रखा है क्रमबद्ध रूप में, ताकि आपको कुछ भी इधर उधर ढूंढना ना पड़े और बहुत ज़्यादा किताबें खरीदने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आप इस चैनल से जुड़िए, आपको निश्चित ही लाभ होगा और अपने अन्य मित्रों तक भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का टॉपिक है कविता और सृष्टि प्रसार। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। कविता क्या करती है? कविता यह करती है कि
जो हमारे हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूप और व्यापार हैं। देखिए, रूप और व्यापार के विषय में पहली वाली कक्षा में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो जो बाह्य प्रकृति है, बाह्य प्रकृति और एक है मनुष्य का अंतःकरण, दो चीज़ें हैं। तो अंतःकरण को बाह्य प्रकृति के साथ जोड़ने का कार्य करती है कविता। इससे क्या होता है, भावात्मक सत्ता का विकास होता है, हमारे भाव जागृत होते हैं। इसी प्रकार तो हमारे भाव जागृत होते हैं किसी बाह्य चीज़ के साथ, बाह्य वस्तु के साथ, बाह्य सृष्टि के साथ। जब हम हमारा अंतःकरण सामंजस्य करने लगता है तो हमारे भाव जागृत होते हैं। और जब इन भावों को जागृत करने का कार्य कौन करता है, काव्य अथवा कविता। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवृत्ति में ही लिप्त रखे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। ठीक है, यदि हम भावनाओं को त्याग दें, सरल रूप में अगर हमारे हृदय से हम भावनाओं को निकाल के रख दें एक तरफ और पशुओं वृत्ति अपना लें, केवल स्वार्थ के कार्यों में लिप्त रहें, तो मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह अर्थात मनुष्य, यदि मनुष्य लहलाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों यानी आम के पेड़ में जब बौर आते हैं ना, उस समय की बात है, पटपर के बीच खड़ी झाड़ियों को देखकर क्षण भर लीन ना हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग ना दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह ना खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन ना किया, यदि दीन दुखी का आर्तनाद सुनकर भी वह ना पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिल मिलाया, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में क्या रह गया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, थोड़ा सा रुक के विचार करिए। कहने का तात्पर्य, यदि हमारे मन भावना शून्य हो गया, उसमें किसी प्रकार के भाव ही नहीं है, कोई मनोविकार ही नहीं है, ना हम दुख में दुखी होते हैं ना सुख में सुखी होते हैं, तो फिर और किसी भी प्रकृति के किसी भी उपादान को देखकर हमारे मन में कुछ भी नहीं होता, तो फिर क्या है हम तो जड़ हो गए, पत्थर हो गए। फिर हमारे हृदय में शायद, हमारे शरीर में शायद हृदय नामक चीज़ है ही नहीं, मन कहीं है ही नहीं। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न ना हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। विश्व काव्य की धारा, तो यहाँ केवल संकुचित अर्थ में वो ये नहीं कह रहे हैं कि केवल हिंदी ही पढ़ो। विश्व काव्य, संपूर्ण विश्व में जो भी सुंदर काव्य लिखा हुआ है, उसकी रसधारा में आप यदि थोड़ी देर के लिए नहीं डूबे तो आपका जीवन क्या है, नीरस है। मरुस्थल की यात्रा, सूखे में जलते हुए मरुस्थल में यात्रा समझना चाहिए आपके जीवन को। ठीक है, और देखिए वर्तमान में कोई भी माता पिता नहीं चाहते उनके बच्चे ये आर्ट्स लें। भली आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों की जब बारी आएगी तो साइंस का ही चुनाव करेंगे। और सब कुछ मशीनीकरण की दौड़ में लगे हुए हैं, सब मशीन बनते जा रहे हैं, क्योंकि भावनाएं क्या हैं, ये रसमग्न होना क्या है, आनंद क्या है, इस सब से दूर होकर नौकरी नौकरी नौकरी, पैसे पैसे की पीछे भागते। होता ही है कि जीवन में एक दिन किसी न किसी प्रकार से हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन डिप्रेशन, अवसाद, परेशानियाँ, जीवन को जीना क्या चाहिए, ये साहित्य सिखाता है। जीवन को जीना कैसे चाहिए, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, खुशी कैसे मिल सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। और सारा ध्यान केंद्रित कहाँ पे है हमारा, अधिक से अधिक पैसे कैसे कमा लें, अधिक से अधिक भौतिक सुख साधन कैसे कमा लें। महंगे महंगे गद्दों पर सोकर भी नींद नहीं आती है। बहुत सारे व्यंजन और पकवान बनाने और खरीदने में समर्थ होने के बाद भी हम उनको खा नहीं सकते, ये स्थिति हो गई है। बहुत सारे सुविधाएं जुटा ली, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पा रहे। जीवन से आनंद गायब हो चुका है। कारण है कि हम इस रस से, इन भावों से दूर होते जा रहे हैं। और हिंदी साहित्य के स्टूडेंट होने के कारण, नेट परीक्षा के कारण, किसी भी तरीके से हमें ये बेहतरीन काव्य पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसे नहीं गंवाना चाहिए। आनंद लेते हुए पढ़ाई कीजिए, बोझ समझ के पढ़ाई को नहीं कीजिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, हर बार याद दिलाने पर भी लाइक नहीं करते, आप लोग बात नहीं मानते हो, है ना। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं। काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, यानी जो मानव का क्षेत्र है, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि की ओर और कहीं समस्त चराचर की ओर। काव्य में
किन किन चीज़ों का, या तो नर क्षेत्र उन चीज़ों का वर्णन होगा जो मनुष्य के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, कहीं कहीं सृष्टि का वर्णन होगा जो मनुष्य के इतर हैं, और कहीं समस्त चराचर का, चर धन अचर, यानी कहीं कहीं किस चीज़ का वर्णन होता है, मनुष्य का भी और सृष्टि का, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ व्याप्त है उस सब का वर्णन हो सकता है। पहले नर क्षेत्र को लेते हैं, अर्थात पहले मनुष्यों के क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष दो क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर ही होती है। जैसे कि हमारी रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिसमें कवि की मुग्धा दृष्टि प्रधानतः मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोकचरित ही है। और प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद्य, वे भी अधिकतर मनुष्य ही की भीतरी और बाहरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र के रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है, वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। जैसा कि जहाँ श्रृंगार का वर्णन आता है वहाँ प्रकृति का बहुत अधिक वर्णन नहीं होता, बल्कि प्रकृति जो नायिका है या जो विरह युक्त जो भी प्रेमी है, नायक अथवा नायिका, उसके भावों को उद्दीपन करने का काम करती है प्रकृति। बस इतना सा ही वर्णन आया। विशेषतः कोई मनुष्यतर मतलब जो सृष्टि के बाह्य उपादान है उनके वर्णन में बहुत रुचि नहीं ली गई है। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रतिभाव नहीं होता, नायक या नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र या आलंबन नहीं होते। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने दौड़ते हैं। देखा है ना, जैसे चंद्रमा की चांदनी जब संयोग पक्ष का वर्णन करता है तो कवि कहता है चंद्रमा की शीतल चांदनी में एक दूसरे के मुख को देख रहे हैं, या चंद्रमा में एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, चांदनी की शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब वियोग का वर्णन करता है तो कवि कहते हैं कि चंद्रमा की चांदनी भी उसको जलाने लगती है। तो इसी तरीके का वर्णन होता है, यानी प्रकृति को केवल आलम्बन रूप में वहाँ पे लिया जाता है। जिस भावोद्रेक और जिस ब्यौरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक और उस ब्यौरों के साथ उनका नहीं, यानी प्राकृतिक उपादानों का नहीं किया जाता। नर ही यहाँ मूल में रहता है, मानव ही मूल में रहता है। कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला दिया जाता है। मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य, साधर्म्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, जब राम का वर्णन होता है तो राम ही राम छाए रहते हैं। चित्रकूट की शोभा का वर्णन तुलसीदास ने भी किया है, लेकिन मुख्य क्या है, वो राम की शोभा को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। मनुष्यतर, अब दूसरी जो बात हमने देखी थी, एक नर वाली सृष्टि और दूसरी थी मनुष्यतर। तो मनुष्यतर यानी मनुष्य के परे बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों में बीच बीच में ही पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार से हो सकता है, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। ये दोनों चीज़ें कल हमने समझ ली थी कक्षा में। किसी ने कहा कमल, हम इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफ़ेद पंखुड़ियाँ और झुके हुए नाल आदि के साथ एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए, कुछ देर बनी रहे, तो क्या होगा, तो ये बिंब बन गया उसका। और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित ना हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है, यानी बिंब विधान काव्य में आवश्यक है। जब आप वर्णन करो तो जो पढ़ने वाला है उसके समक्ष उस चीज का बिंब बन जाना चाहिए, है ना। और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का, लेकिन जब शास्त्रों की चर्चा की जाती है तब क्या होता है, तब अर्थ ग्रहण करना जरूरी होता है। जब किसी चीज़ की व्याख्या करोगे, आप उस पर वाद विवाद करोगे, तो उसके अर्थ पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं शुक्ल जी। बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कभी अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति और उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट वर्णन देता है।
बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म व्यवहारों पर न दृष्टि जा सकती है न रम सकती है। ना आप, जब तक आप प्रकृति प्रेमी नहीं होंगे या प्रेम पूर्वक उस चीज़ का वर्णन नहीं करेंगे, तब तक ना तो आपकी दृष्टि जाएगी, और चली भी गई तो वहाँ रमेगी नहीं, ठहरेगी नहीं। अतः जहाँ ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले, वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन लीजिए। तो वाल्मीकि की रामायण से यहाँ एक उदाहरण शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया है। देखिए, शुक्ल जी का एक निबंध है माघ का प्रभात वर्णन, वो भी माघ कवि का प्रभात वर्णन। तो यानी कि संस्कृत के कवियों ने प्रकृति के अधिक समीप हैं। बाद में हिंदी आचार्य के लक्षण ग्रंथ उनसे मतलब एक परिपाटी सी पर चले हैं। हिंदी के जो आचार्य हुए उन्होंने उसको पालन मात्र किया है, अगर हम देखें रीति काव्य के अंतर्गत। और मूल रूप से जो संस्कृत के काव्यों की बराबरी है ना, वो विश्व की कोई भी साहित्य की नहीं कर सकता। संस्कृत साहित्य की बराबरी जो प्रकृति के साथ उनकी निकटता है और उनकी दृष्टि जो प्रकृति का वर्णन कर पाई है ना, उसको अन्य भाषाओं के कवि नहीं कर पाए। तो ये वाल्मीकि जी का हेमंत वर्णन है, हेमंत ऋतु का। अवश्याय निपातेन कच्चिद प्रकल्लिन स्वाद्वला वनानाम शोभते भूमि निर्विष्ट तरुणा तपहा संप्रस्तु विपुलम शीत मुदकम द्विरदम सुख अत्यंत तृषितो वन्य प्रति संघर्ते करम्बु अवश्याय तमो नद्या निहारतम स्मृतः प्रसुप्ता इव लक्ष्यते विपुष्पावन राजयः वाष्प सन्निच्छन्न सलिला ऋतुविज्ञेय सारसः हिमाद्र वालुकास्तीरे सरितो भाति साम्प्रमण्डु जराजर्जरितो पद्मे शीर्ष केश्र कर्णिकः नालश्वेषामि में विद्य वसंतरण भांति कमलाकरः। वन की भूमि जिसकी हरी भरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ गीली हो गई है। कितना खूबसूरत वर्णन है ये। इसका अर्थ है जो श्लोक हमने पढ़ा, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है, क्योंकि सर्दियों में जल कैसा हो जाता है, ठंडा। बिना फूल के वन समूह कुहरे के अंधकार में सोए से जान पड़ते हैं। नदियाँ जिनका जल कुहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है, हिम से आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती हैं। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झड़ गए हैं, जिनकी केसर कणिकाएं टूट फूट कर छितरा गई हैं, पाली से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं, यानी केवल नाल ही नाल, डंडी ही डंडी रह गई है, पंखुड़ियाँ झड़ गई हैं या छितरा गई हैं। कितना खूबसूरत प्रकृति का वर्णन है। क्या आप कह सकते हैं कि यह वर्णन किसी नायक या नायिका के लिए किया गया है? नहीं जी, यह वर्णन केवल और केवल प्रकृति की सुंदरता को हमारी आंखों के सामने रखने के लिए किया गया है, और ये वही कवि कर सकता है जो प्रकृति प्रेमी हो। ठीक है, तो ये हो गया मनुष्येतर वर्णन। आशा करती हूँ कि जो सी शुक्ल जी आपको समझाना चाह रहे हैं वो मैं आपके सामने व्याख्या करने में सफल हो रही हूँ। यदि आपको समझ में आ रहा हो ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ और रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य की ही भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए प्रसिद्ध हैं, पर उनके रामचरितमानस में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्यतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, वह संस्कृत के किसी और काव्य में नहीं। यानी कालिदास का मेघदूत प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है, जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी मग्न हुआ करता है। वह घूम घूम कर दृक्तिकता दे या ना दे, चंदा इकट्ठा करे या ना करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। वाह वाह वाह, कितना खूबसूरत शुक्ल जी ने लिखा है कालिदास के विषय में। हम सभी जानते हैं मेघदूत कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। तो वो कह रहे हैं कि क्या है ये, ऐसा नहीं है। यानी देखिए भारतेंदु युग की बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा था
कि घूम घूम कर आप जनता को जागृत करें या ना करें, आप देश हित के लिए चंदा इकट्ठा करें या ना करें, देशवासियों की आमदनी का औसत निकालें ना निकालें, लेकिन यदि आप मेघदूत के रस में निमग्न हो रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो भी आप सच्चे देश प्रेमी हो, क्योंकि ना तो कवि ने कल्पना की क्रीड़ा के लिए उसको लिखा है और ना ही अपनी आचार्यत्व प्रदर्शन के लिए, कला की विचित्रता दिखाने के लिए, बल्कि क्या क्या लिखा है, अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि डाली है कवि ने, और आपके समक्ष आपको अवसर दिया है कि ऐसी प्रकृति की सुषमा का वर्णन पढ़कर आप अपने देश पे गर्व कर सकें कि मैं इतनी सुंदर भारत भूमि पे रहता हूँ, ये मेरे देश की विशेषता है, जहाँ 6 की 6 ऋतुओं का आनंद हम ले सकते हैं। किसी देश में गर्मी ज़्यादा है, किसी देश में सर्दी ज़्यादा, कहीं गर्मी नहीं पड़ रही, कहीं सर्दी नहीं पड़ती, कहीं बारिश नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन इस भारत भूमि पर देवता ने अपनी विशेष कृपा की कि हम सभी ऋतुओं का आनंद ले पा रहे हैं। अब हम अपनी गलतियों के कारण वनों को काट रहे हैं, नदियों की स्वाभाविक दिशा को बांध बना बनाकर मोड़ रहे हैं, ये सारा जो प्रकृति से खिलवाड़ हम कर रहे हैं, इसका तो खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतेंगे, क्योंकि ये हमारी गलती है। लेकिन ये जो वर्णन इतना खूबसूरत इन्होंने लिख दिया है, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत भूमि कभी कितनी खूबसूरत रही होगी। अब इसको बिगाड़ने का काम हम ही लोग कर रहे हैं, अर्थात मनुष्य जाति ही कर रही है। तो ये मनुष्यतर वर्णन है, मेघदूत को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कक्षा में कि वासना से अर्थ या नकारात्मकता में मत लीजिए, मनोभाव के रूप में इसको लिखिए, क्योंकि प्रकृति के दोनों रूप अच्छे लगते हैं कवि को, वो दोनों रूपों का वर्णन खुल के कर पाता है, क्योंकि वो अपने सुख के लिए काव्य रचना नहीं कर रहा, वो इसलिए भी नहीं कर रहा कि उसको प्रसिद्धि मिले, क्योंकि वह प्रकृति प्रेमी है, इसलिए उसे प्रकृति के दोनों रूप ही प्रिय हैं। तो आपने मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी में पढ़ा होगा कि प्रकृति वृद्धों को भी बाल भाव सा सेती है, पर अनजानी भूलों पर भी अदय दंड तो देती है। अब वो उनकी जो प्रसिद्ध पंचवटी की कविता उसमें है ना, क्या है ये निस्तब्ध चांदनी, क्या है ये नहीं, क्या है ये स्वच्छ चांदनी, क्या है ये निस्तब्ध निशा, है ना, ये वाली पंक्तियाँ आपको याद होंगी। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है नवतल में, याद है आपको? नहीं याद है तो पढ़िएगा, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। तो वहाँ पर प्रकृति के दोनों रूपों से प्रेम किया जाता है। हर सच्चे या निष्कपट हृदय के बिना इस तरीके की काव्य रचना करना बिल्कुल ही असंभव है, ठीक है। इसलिए हर काव्य को, हर बात को, हर वर्णन को हम कविता नहीं कह सकते। कविता क्या है, कैसी होनी चाहिए, अगर हम लेखन कार्य करते हैं तो हमारे लेखन कविता यदि लिखते हैं तो फिर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इन सब के लिए ये निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखते हैं। जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसार के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप, मधुप गुंजार, कोकिल कुंजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि ही की चर्चा करते हैं, वे विषय या भोगलिप्सु हैं। इस प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिमबिंदु मंडित मरकताब शाद्वल जाल, अत्यंत विशाल गिरी शिखर से गिरते हुए जलप्रपात की गंभीरता से उठी हुई शिखर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपना हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन हैं, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। थोड़े से संस्कृत युक्त शब्दों का प्रयोग किया है शुक्ल जी ने और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पहले खेवे के कवियों में मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही है। अंग्रेजी के पिछले कुछ कवियों में वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य चिर परिचित सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी, पर शैली की असाधारण भव्य और विशाल
थोड़ी रहती थी, पर अधिक किसके ऊपर रहती थी? शैली की असाधारण भव्यता और विशालता की ओर ही गई है। यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों के ही विद्वान वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, प्रकृति के उस रूप तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक हमारे संस्कृत के कवि पहुँच गए। इसलिए हमें अपनी भारत भूमि पर, अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। संस्कृत विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, थी, है और हमेशा रहेगी। और आपको पता है भविष्य में सुपर कंप्यूटर के लिए, जो बहुत अच्छा कंप्यूटर है, उसके लिए जब भाषा पे चर्चा हो रही है, तो विश्व के सभी विद्वानों ने एक मत में माना है कि संस्कृत से अच्छी भाषा कोई नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण फिक्स है। यदि हलंत कहाँ लगेगा, बिंदु कहाँ लगेगा, खड़ी पाई लगेगी, उसमें सब में एक जैसा ही लगेगा, एक जैसा ही अर्थ देगी। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में जियो गो हो गया और टीओ टू हो गया, और लिख रहे हैं किनाइफ और बोल रहे हैं नाइफ, लिख रहे हैं कनॉलेज और बोल रहे हैं नॉलेज, लिख रहे हैं कैरेक्टर और बोल रहे हैं कैरेक्टर। ये सारी चीज़ें संस्कृत में नहीं है। गर्व होना चाहिए हमें कि हमने इस भारत भूमि पे जन्म लिया और संस्कृत जैसी भाषा हमारी भाषा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो ये लोग सोच रहे हैं कि संस्कृत पढ़ के कुछ नहीं हो सकता, वो लोग एक दिन अपना सिर पकड़ के रोएंगे, क्योंकि संस्कृत विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। यही कारण है कि थोड़े संस्कृत के श्लोक भी जो लोग बोल देते हैं, उनके मन में श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा का भाव हमारे मन में आ जाता है। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। संस्कृत के मंत्र सीधे ईश्वर के साथ हमारा तादात्म्य स्थापित कर पाने में समर्थ हैं। ऋचाओं का, वेदों को पाठ कैसे करना है, किस प्रकार उच्च स्वर में, कहाँ मध्यम स्वर, कहाँ तीव्र स्वर, ये सब कुछ संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत के काव्य प्रकृति के नज़दीक हमें ले जाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो एक अलग बात है कि आज हम इन सब से दूर हो गए और इसीलिए डिप्रेशन, अवसाद, असफलता जैसी चीज़ें हमें घेरे हुए हैं चारों तरफ से। आइए आगे बढ़ाते हैं निबंध को। साहचर्य संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चिरपरिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की ज्योति हुई धरती अथवा उसके पास से बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं में साफ सुथरे ग्राम चैत्य और कथा कोविद ग्राम वृद्धा में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। बाल्य या कौमार्य अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झोंपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बुढ़ी की झोंपड़ी में न कोई चमक दमक थी, न कला कौशल का वैचित्र। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था। नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाव हरित कंटीले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। सारांश, पूरे पैराग्राफ का सारांश यह है कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है, शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ, जिसमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है। जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आप असाधारण चीज़ों का वर्णन करें, परम तत्व का वर्णन करें तभी कवि बनेंगे, नहीं। यदि आप इन छोटी छोटी चीज़ों का भी, जो जिन्हें हम कम महत्व की समझते हैं, उनका वर्णन भी यदि आप भावपूर्वक करते हैं तो आप कवि हैं। कविता की जा सकती है। यानी असाधारण के साथ साधारण चीज़ों का वर्णन भी कविता में बहुत खूबसूरती से किया जा सकता है। इस प्रकार सृष्टि के, जैसा कि हमारे उसका टॉपिक ही था कविता और सृष्टि प्रकार, आज का हमारा टॉपिक था इसका, तो सृष्टि प्रसार, सृष्टि के इस प्रसार को, सृष्टि की इस खूबसूरती को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं कवि। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं। दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालियों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अथवा प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास ना रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारे साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर बड़े बड़े घेरों में ना, चिड़ियाघरों में बंद करते हैं ना उनको, और फिर जाते भी हैं देखने। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं। गौरैया आकर घर के भीतर आ बैठते हैं। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या चोरी से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। वासुदेव जी सब सांप।
बरसात के दिनों में जब सूखी चूने की कढ़ाई की परवाह न करके सुर्खी चूने की कढ़ाई की परवाह ना कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आई है और कहती है, तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो। यानी प्रकृति के ये विभिन्न उपादान हमें आभास कराते हैं कि वो भी हमारे बिना नहीं रह सकते। ऐसा केवल कवि ही सोच सकता है। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्ति सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय की व्यापकत्व का आभास देता है। यानी जो केवल अपने ही सुख के लिए मनुष्य सोच रहा है, प्रकृति के विषय में, प्रकृति के उपादानों से अलग हो रहा है, दूर हो रहा है, तो फिर उस व्यापकता का वो अनुभव नहीं कर सकता। संपूर्ण सत्ता एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत हैं। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिन अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। यानी बुद्धि के द्वारा ज्ञान क्रिया करके, हमारा ज्ञान अर्जित करके हम जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचना चाहते हैं, अद्वैत समझ रहे हैं आप, जहाँ परमात्मा और आत्मा द्वैत ना रहकर एक हो जाती हैं, मिल जाते हैं, उसी तो कहते हैं ना कि अब इसको ज्ञान दशा की प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्ति हो गई। उस भूमि पर जहाँ बुद्धि हमें पहुंचाती है, उसी भाव भूमि पर हमारे हृदय को रस दशा में लाकर कविता हमें पहुंचा देती है। यानी एक ज्ञानी व्यक्ति को परमात्मा से मिलकर जो सुख मिलता है ज्ञानी क्रियाओं के द्वारा, वही सुख कविता के माध्यम से हम भी ले सकते हैं। काव्य को पढ़कर जब उसमें निमग्न हो जाते हैं, हम प्रकृति के साथ उपादानों में जब वर्णन पढ़ते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, हमें अपने आसपास का भान नहीं रहता। प्रकृति की खूबसूरती को जब हम महसूस करते हैं, तो किसी न किसी रूप में है हम ईश्वर की खूबसूरती को महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय जनमानस में यह विश्वास व्याप्त है कि सब प्रकृति के सभी उपादानों का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे अभी हमने मूर्ति पूजा वाला निबंध पढ़ा, ईश्वर मूर्ति, शिव मूर्ति नाम से, जो है कि यदि हम मूर्ति को देख रहे हैं तो भी भाव यही है कि हम ईश्वर को देख रहे हैं, तो वो उसको ग्रहण कर। उसी प्रकार जब हम प्रकृति से प्रेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इतना ही लें कि आप ईश्वर से भी प्रेम कर रहे हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस अभी अभी गया है। आप लोगों ने पेड़ पौधे लगाए या नहीं? कोई बात नहीं, अगर जगह की कमी है, आप पेड़ नहीं लगा सकते, घर पे सुंदर सुंदर फूलों के गमले लाइए, सुंदर सुंदर फूलों को अपनी स्टडी टेबल के आसपास रखिए, उनमें सुबह का कुछ टाइम दीजिए, हरी हरी घास पर नंगे पैर टहलिए, खूबसूरत सी चांदनी रात को सोते समय निहारिए, साथ ही साथ अपना फ़ोन साइड में रख लीजिए उल्टा करके, ठीक है, और इस निबंध को पढ़िए, सुनिए। मैं बोल रही हूँ ना, आपको मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? आपको किताब भी नहीं खरीदनी है, आपको कुछ भी नहीं समझना है, आपको करना क्या है? बस चांदनी रात में लेट जाइए, फ़ोन को पास में रखिए और अनुभव कीजिए कि आप प्रकृति प्रेमी बन गए इस कविता को पढ़कर। कुछ तो हृदय में जगह होगा ना, इतनी नीरस तो नहीं है, इतनी कठिन तो नहीं है, अब तक होगी, आशा करती हूँ। अब तो आपको ये निबंध कठिन नहीं लग रहा होगा ना। अतः ये हम पढ़ चुके हैं। सत्व रस के दोबारा देख लेते हैं। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंच जाता है। 3 प्रकार के गुण होते हैं ना, सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण, तो इसी प्रकार रसों की भी यहाँ सत्व रस तक पहुँचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। आप मनुष्य नहीं बन सकते। मनुष्य बनने का आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, जब तक आप ईश्वर को नहीं समझेंगे, उसकी प्रकृति को नहीं समझेंगे, उसके साथ अपना सामंजस्य नहीं कर पाएंगे, आप मनुष्य नहीं बन पाएंगे। क्या बन के रह जाएंगे? केवल और केवल मनुष्य, केवल और केवल मशीन, केवल और केवल क्या हो? आप पैसे कमाने वाली एक मशीन ही तो बन जाओगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए या कोई भी नौकरी आपको मिल गई, क्या बनोगे? आप पैसे कमाने वाली एक मशीन। घर के लोग सोचेंगे कि वाह, हमारे तो बहुत अच्छे असिस्टेंट। बच्चे डिमांड करेंगे, मम्मी पापा ये ला दो, घर के बाकी लोग करेंगे ये ला दो। उसके बाद अब जब आप कंगन ला देंगे, फिर कहेंगे सोने के कंगन बनवा दो, और सोने के कंगन जब बन जाएंगे तो हीरो के कंगन की चाह बढ़ जाएगी। जब 500 से 5000 की साड़ी वाली चाह बढ़ जाएगी, 5000 की साड़ी से आप 15000 वाली साड़ी पहनने लग जाओगे, तो क्या मनुष्य बन जाओगे?
नहीं जी, नहीं बन पाओगे। जब तक आप प्रकृति के इस प्रेम को, ईश्वर के प्रेम को, इस सृष्टि को अनुभव नहीं करोगे, तब तक आप मनुष्य नहीं बनवा पाओगे। और इसको अनुभव करवा सकती है कविता, इसको अनुभव करवा सकता है काव्य। कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं लगी हुई हैं काव्य में, यहाँ प्रकृति वर्णन है। उस अंश को पढ़िए, ईश्वर की परम सत्ता का आभास होने लगता है आपको। कौन है जो इस सृष्टि को चला रहा है, कौन है जिसने हमें बनाया है, क्यों बनाया है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों, अंतिम उद्देश्य हमारा क्या है, ये सब प्रश्नों के उत्तर काव्य में हैं, चाहे वो वेद हैं, चाहे वो उपनिषद हैं, चाहे पुराण हैं। और हाँ, वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि दूरदर्शन पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, रामायण महाभारत के विषय में जानते हैं, उपनिषद गंगा। बहुत ही खूबसूरत सा 30 मिनट का प्रोग्राम है, जहां प्रत्येक कहानी जीवन की शिक्षा देती हुई, जीवन के ज्ञान का विस्तार करती हुई, जीवन को सच्चे अर्थ ग्रहण कराती हुई प्रस्तुत की जाती है। अवश्य ही देखिएगा ये प्रोग्राम उपनिषद गंगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको किसी भी प्रकार के अवसाद से दूर होने में। और देखिए, ईश्वर वर्षा सभी एक जैसी करता है, यानी एक क्षेत्र में एक जैसी वर्षा करता है, पड़ोसी के घर भी उतनी वर्षा हो रही है, आपके घर भी उतनी वर्षा हो रही है। ये आपके पात्र पे डिपेंड करता है, या गिलास रखोगे तो उतना ही पानी भरेगा, बाल्टी रखोगे तो उतना ही पानी भरेगा, और एक बड़ा सा ड्रम रख दोगे तो उतना ही पानी भरेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि नेट परीक्षा का सिलेबस सभी के लिए बराबर है। कुछ रटके इसको चले जाएंगे, और यदि आप इससे कितना ग्रहण कर पाते हैं ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करेगा। तो प्लीज़ वो प्रोग्राम ज़रूर देखिए। मैं बहुत दिनों से आपसे कहना चाहती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ, आज याद आ गया तो आपको बता दिया है मैंने। उपनिषद गंगा प्रोग्राम देखिए, अपने जीवन को सुखद बनाइए। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा किन किन लोगों ने मेरे कहने से उपनिषद गंगा प्रोग्राम देखा है डीडी भारती पे, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस कविता को पढ़ने के बाद आज आपने क्या डिसाइड किया? पौधा लगाने का डिसाइड किया ना, है ना? 2 मिनट सुबह आप उठ के पेड़ों को देखेंगे, 2 मिनट सुबह जल्दी उठ के चिड़ियाओं की चहचहाट के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। ऐसा आप लोगों में से किसी ने निर्णय लिया है क्या? यदि लिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बहुत खुशी होगी। नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम को कंप्लीट करवाने के अलावा भी तो एक उद्देश्य होता है ना शिक्षक का, अपने बच्चों। देखिए, ये बातें थोड़ी सी आदर्शात्मक हो जाएंगी, इसलिए सरल शब्दों में मैं ये कहती हूँ कि अगर आप अपने जीवन में खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे और मुझे बताओगे कि हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो ज़्यादा प्रसन्नता होगी मुझे। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आज के ज़माने में बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कल इसके अगले भाव के साथ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रत्येक भाग को समझते हुए, अर्थ ग्रहण करते हुए चलेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उसको समझना है, अपने जीवन में उतारना है और उसको जीना है, ताकि जब परीक्षा में आए तो 100% गलत नहीं होगा। लेकिन केवल ये इतनी कठिन राह नहीं हो जाए कि नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 25 घंटे पढ़ रहे हैं। भाई, इन सब से दूर होकर आनंद लीजिए, इस चीज़ का एंजॉय करिए अपनी इस यात्रा को, ताकि नेट परीक्षा तो पास हो ही जाए, लेकिन जब नेट परीक्षा पास करके आप निकलें, इतनी खूबसूरत काव्य को पढ़ने के बाद एक श्रेष्ठ इंसान बन के निकलें आप, लोग आपके ज्ञान को देख के कहें वाह क्या बात है। चलिए, मेरी छोटी गुड़िया जाग गई है, वैसे भी मैं इसे ख़त्म करने वाली थी, सही टाइम पे जागी है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।